हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो जिस तरह से आपको पता है कि लेखपाल की जो भर्ती आई हुई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई हुई हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो है आपका लेखपाल भर्ती के लिए जो ग्रामीण परिवेश का जो एक अलग से टॉपिक आ रहा है हमारा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो हम इसके बारे में डिटेल में टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको बस इसमें जो है ग्रामीण परिवेश कराया जा रहा है और साथ साथ यूपी जीके जीएस भी कराया जा रहा है, जो कि मैंने लगभग 6 वीडियो में बना के दे चुका हूँ। आगे भी कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है आपका ग्रामीण परिवेश का, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। यदि कोई मेरे मित्र नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए हम अपना जो है ग्रामीण परिवेश, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण परिवेश का 1/4 भाग हिस्सा जो है पेपर में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन जो है मैं आपकी इस तरह से तैयारी कराऊंगा कि आपके जो है 25 में से 20 प्लस तो कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। बशर्ते है आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है, और एकदम डिटेल में है सब कुछ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको नोट्स बनाने और घर पर पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपना वीडियो की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारे नोट्स, ठीक है दोस्तों। आपको सिर्फ क्या है, देखना है और ध्यान से सुनना है। क्लियर है दोस्तों, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, और क्या इसमें लिखा गया है, ये आप ध्यान देना। ओके, देखिए तो सबसे पहले इसमें दिया है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आपको आपका पता होना चाहिए कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों। ये है आपका पंतनगर में, ठीक है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। यही पूछा जाए कि पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, तो अगर कौन सा बोले तो आपको बता देना कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। और पूछ ले कि कहाँ पर स्थित है तो आपको बता देना है पंतनगर, जो कि पहले 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 2000 में जब उत्तराखंड बन गया तो ये पंतनगर कहाँ पहुँच गया दोस्तों, उत्तराखंड में पहुँच गया। तो अब ये जो है पंतनगर आपका उत्तराखंड में है। इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1960 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये स्थित मैंने आपको बता दिया कहाँ पर दोस्तों, पंतनगर में। पंतनगर जो है आपका उत्तराखंड में है। क्लियर। अब देखते हैं कुछ अन्य कृषि विश्वविद्यालय देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो एक आपका जो है राजेंद्र, आप इससे पता लगा सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये जो है आपके किस राज्य से बिलोंग करते थे, बिहार से, ठीक है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ है दोस्तों, पटना में। पटना कहाँ है दोस्तों, बिहार में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया गया कि चौधरी चरण सिंह जो है आपका कृषि विश्वविद्यालय है सारे के सारे। ये है आपका हिसार, हरियाणा में दोस्तों। हिसार कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा में। क्लियर दोस्तों, हिसार जो है आपका हरियाणा में पड़ता है। तीसरा आपका बोला गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका जबलपुर एमपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, जबलपुर एमपी में। उसके बाद है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बोला गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये आपका रायपुर एमपी में पड़ता है दोस्तों। रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये रायपुर दूसरा एक इलाका है एमपी के अंदर, रायपुर, ठीक है दोस्तों। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। महात्मा गांधी, कहा गया कि सॉरी महात्मा गांधी नहीं, महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय। महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, राहुरी, महाराष्ट्र में दोस्तों। राहुरी, देखिए दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ राहुरी महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, राहुरी महाराष्ट्र में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय जो है आपका कृषि विश्वविद्यालय, वो कानपुर में है। कानपुर में कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ठीक है। उसके बाद बोला गया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका झांसी में है, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है आपकी झांसी में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला गया महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका बनारस में है दोस्तों, ठीक है, बनारस में है। क्लियर। उसके बाद बोला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके नाम से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। और जो है आपका मेरठ के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, मेरठ के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आखिरी कह रहा है कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी, क्या कहा जा रहा है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी
कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम अपनी क्रांतियों पर दोस्तों। ठीक है, प्रमुख क्रांतियाँ जो हैं हमारी, ये पेपर में काफ़ी बनने लगी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है आपकी, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली क्रांति है हमारी हरित क्रांति। अब देख लीजिए हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति के सबसे पहले देख लीजिए आप जनक। तो जनक कौन जाने जाते हैं? अगर भारतीय स्तर पे बोला जाए तो वो हैं आपके एम एस स्वामीनाथन जी। कौन है दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी। यदि विश्व स्तर पर बोला जाए तो एन बोरलोंग, नॉर्मन बोरलोंग, एन बोरलोंग बोलो या नॉर्मन बोरलोंग, ये विश्व स्तर पे हैं आपके। ठीक है, और हरित क्रांति की स्थापना जो हुई थी 1966 से लेकर 1967 में। ठीक है, हरित क्रांति एक कार्यक्रम चलाया गया था और 1968 में इतनी पैदावार हुई थी दोस्तों, इतनी पैदावार हुई थी कि जो है ये कार्यक्रम हमारा सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया था। अब आता है कि जो हरित क्रांति है, ये हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किन राज्यों पे पड़ा? ठीक है, जो हरित क्रांति जो कार्यक्रम चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था, तो इसके द्वारा किन राज्यों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो किन राज्यों पे पड़ा दोस्तों? एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, दूसरा पंजाब पे, तीसरा हरियाणा पे। ये 3 राज्य हैं दोस्तों, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों पे अधिकतर प्रभाव पड़ा। क्लियर? उसके बाद आया कि किन फसलों पर इसका प्रभाव पड़ा, तो इसमें हमने किन फसलों पर अधिकतर जोर दिया था दोस्तों? 2 फसलों पर, एक गेहूं की और एक धान की। धान को हम चावल भी बोलते हैं दोस्तों, गेहूं और धान की। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं गेहूं उत्पादन में राज्यों का स्थान। अब देखते हैं कि गेहूं उत्पादन में किस राज्य का स्थान है। ठीक है, तो अगर हम देखें जाएं कि पूरी पैदावार में, ठीक है, तो पूरी पैदावार में जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है। ठीक है, यदि प्रति हेक्टेयर की बात करी जाए, ठीक है, क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर की बात की जाए, तो उसमें आपका क्या, प्रति हेक्टेयर की अगर बात की जाए दोस्तों, उसमें आपका पंजाब, ठीक है, उसमें आपका पंजाब पहले नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा। यदि प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे, अगर पूरी पैदावार करेंगे पूरे प्रदेश को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। क्लियर दोस्तों? चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा धान के लिए। धान जो चावल है, ठीक है, उसका स्थान कौन सा है? ठीक है, तो धान या चावल के उत्पादन में राज्यों का स्थान कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्लियर दोस्तों? आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि गेहूं की किस्में दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है हरित क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना करवा दिया मैंने, तो बोलना आप फिर। देखिए गेहूं की किस्में बोली गई हैं। अब गेहूं की किस्में मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ने हैं। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हैं दोस्तों। पहली तो है माही, यस, पहली तो है दोस्तों माही, दूसरी है नरेंद्र बीट, चौथी है पूसा। सबसे अच्छा याद करने का है इसका, लगभग जो है पूसा लिख के आता दोस्तों। ठीक है, लगभग जो है पूसा लिख के आएगा। पूसा गौतम, पूसा नीलगिरी, पूसा किरण, पूसा वैशाली, ठीक है, पूसा जो है एनिमल, ठीक है, पूसा गंगा, पूसा गोमती, पूसा मालवीय, जो है ये आपकी पूसा लग के आता है इसमें, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कुछ है जो जिसमें पूसा नहीं लग के आता, जैसे वो है हो गई आपकी सप्तरा, मलेश्वरी, कंचन, राजलक्ष्मी, शाकी, मालवीय, राजेश्वरी, ये जो हैं आपकी कुछ जो है जिसमें आपकी पूसा लग के नहीं आती दोस्तों। ठीक है, ये हो गई आपकी गेहूं की किस्में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ये आती हैं आपकी धान की फसलें, धान की किस्में। ठीक है, तो धान की किस्में के लिए देखिए, पहली है आपकी अगेती, फिर है गोविंद, फिर है साकेत 4, पूसा 2, पूसा 33, पूसा 21। ठीक है दोस्तों, अगेती, गोविंद, साकेत 4, पूसा 2, पूसा 33, पूसा 21। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है सरजू 52, पंत 10, महसूरी, इंदिरा सोना, सुरुचि और कस्तूरी। ये जो है आपकी धान की किस्में हैं दोस्तों। ठीक है,
धान की किस्में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। हरित क्रांति से रिलेटेड क्या बन रहा है, तो आपका जो पॉइंट बन रहा है आपका ये बन रहा है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहते हैं धान का कटोरा, ये तो आप बता देंगे। छत्तीसगढ़ को कहते हैं हम धान का कटोरा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, एक तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान और एक अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपकी सिमिट मैक्सिको में है दोस्तों। सिमिट एक जगह है मैक्सिको के अंदर, सिमिट, ठीक है, मैक्सिको के अंदर एक जगह है, वहाँ पर ये आपके अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान ये दोनों के दोनों स्थित हैं, ठीक है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय धान चावल के लिए जो है अनुसंधान वो आपका फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, तो फिलीपींस के अंदर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय धान चावल अनुसंधान यानी कि धान कहाँ पर है, फिलीपींस में। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब भारतीय कृषि अनुसंधान ये कहाँ पर दोस्तों, ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान ये है आपका नई दिल्ली में। क्लियर है दोस्तों, ये पड़ेगा आपका नई दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं और आगे कहा गया है, देखिए श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति के बारे में कहा गया है, तो श्वेत क्रांति के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। नेक्स्ट क्रांति आ गई हमारी श्वेत क्रांति। तो इसके जनक जो हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है दोस्तों। 1965 और 1998 तक इन्होंने सहयोग दिया था, ठीक है, इस क्रांति को चलाने में। इस क्रांति को चलाने में ध्यान से सुनिए दोस्तों, स्थापना वर्ष नहीं है, जो है जो श्वेत क्रांति जो चली थी हमारी 1965 से लेकर 1998 तक बहुत बढ़िया चली थी। इतनी पैदावार, मतलब श्वेत क्रांति में जो है दूध का उत्पादन इतना हुआ था कि काफ़ी हमने, इसलिए हम क्या है कि पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ गए थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन श्वेत क्रांति की स्थापना जो हुई थी आपकी 64 से 65 में, 1964 से लेकर 1965 के बीच में आपकी श्वेत क्रांति की स्थापना हुई थी। और ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये है आपकी दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है। देशों के स्थान, अगर देशों में देखा जाए कि स्थान कौन सा है, तो भारत का तो पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है, ठीक है, ये हैं आपके स्थान। और अगर राज्यों में स्थान देखा जाए तो राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है 17%, तो उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का 70% उत्तर प्रदेश में ही दूध पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपका राजस्थान। क्लियर दोस्तों, चले अब देखते हैं आगे। कहा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपका ये कहाँ है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में, हरियाणा में। और इसकी स्थापना आपकी 1955 में हुई थी दोस्तों, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एक आता है अमूल का दूध, आपने देखा होगा पैकेट में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार जगह पूछी जा चुकी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया इसीलिए, ठीक है। तो अमूल की जो है होती है, अमूल की जो फुल फॉर्म है पूरी, वो है आपकी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये कारखाना या फिर ये जो डेयरी है ये कहाँ पर है दोस्तों, आनंद नगर गुजरात के अंदर, आनंद नगर गुजरात में दोस्तों इसका कंपनी है। इसकी पूरी की पूरी यूनियन एक लिमिटेड कंपनी है, पूरी की पूरी कारखाना है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है ये, आनंद नगर गुजरात के अंदर। क्लियर, ये हो गई हमारी श्वेत क्रांति, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम पीली क्रांति की तरफ। अब पीली क्रांति में पढ़ते हैं, पीली क्रांति का क्या है दोस्तों, पीली क्रांति के जनक जो है राजीव गांधी जी हैं। उसकी स्थापना जो है आपकी 1986 से लेकर 1987 में हुई थी, ठीक है। उसकी स्थापना 1986 से लेकर 1987 में हुई थी। जनक जो है राजीव गांधी को माना जाता है, ठीक है। और इसका संबंध जो है आपका पीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, तिलहन से। तिलहन बोल दें या खाद्य तेल बोल दें, तिलहन बोल दें या फिर खाद्य तेल बोल दें, ठीक है। और 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था, जिससे तिलहन में वृद्धि हुई थी। कब चलाया गया था दोस्तों, 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। क्लियर, चलिए अब देखिए तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं। तिलहन में जो जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, जैसे कि सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ लिखा है कि सोयाबीन के उत्पादन में एमपी सबसे आगे है। सरसों के उत्पादन में जो है राजस्थान का कौन सा, एक कोटा जिला, एक बूंदी जिला, ठीक है। एक मूँगफली के उत्पादन में कौन सा दोस्तों, गुजरात। मूँगफली के उत्पादन में जो है आपका गुजरात नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए हैं आपके लिए यहाँ पर। क्लियर, सोयाबीन के लिए एमपी, सरसों के लिए राजस्थान, मूंगफली के लिए गुजरात। क्लियर दोस्तों, ये तिलहन में आती हैं फसलें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो पॉइंट हमारा 4, जो कि 4 हमारा कह रहा है गोल क्रांति।
क्या कह रहा है दोस्तों? गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध सबसे पहले पूछा जाता है, किससे संबंध है दोस्तों? तो इसका संबंध है आपका आलू उत्पादन से, ठीक है। आलू उत्पादन से है, इसे आलू की क्रांति भी कहा जाता है कभी कभी बार, ठीक है, इसको आलू की क्रांति भी कह देते हैं। और ये जो आलू की फसल है जो आपकी, ये जो है आपकी कहाँ से आई थी दोस्तों? पुर्तगाल से आई थी ये आलू की फसल। क्लियर? ये आलू की फसल कहाँ से आई थी दोस्तों? पुर्तगाली लोग लेकर आए थे, वास्को डी गामा, ठीक है। और भारतीय आलू अनुसंधान, ये तो आपको पता होगा कहाँ पर है दोस्तों? शिमला के अंदर है। भारतीय और आलू अनुसंधान जो है आपका शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1949 में। कब की गई थी? 1949 में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा कि 1971 में अखिल भारतीय आलू संबंधित सुधार परियोजना आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1971 में आई थी एक परियोजना जिसमें अखिल भारतीय आलू संबंधित सुधार परियोजना लाई गई थी। कब? 1971 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रथम देश जो है आपका आलू उत्पादन में, पहले चीन है, फिर रूस है, फिर भारत है। हमारा जो भारत है वो आप कौन से नंबर पे दोस्तों? तीसरे नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे हमारा भारत देश है। पहले पे चीन है, फिर रूस है और फिर भारत है, ठीक है दोस्तों। चलिए, रूस और भारत में थोड़ी सी टक्कर चलती रहती है, कभी उत्पादन भारत का ज़्यादा हो जाता है तो वो दूसरे नंबर पे आती है, और अदरवाइज़ वो तीसरे पे अधिकतर रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि आलू उत्पादन में राज्यों का स्थान। अब राज्यों में सबसे अधिक कहाँ आलू पाया जाता है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 34%, पूरे भारत का 34% जो है आलू उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आलू की किस्में पूछी जाती हैं कि आलू की कौन सी किस्में। आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? सिर्फ कुफरी याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? कुफरी। ये जहाँ आपको कुफरी दिख जाए समझ जाना आलू है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, कुफरी गंगा, कुफरी नीलकंठ, कुफरी लीमा, कुफरी बादशाह। तो इसी तरह से सब में कुफरी लगा हुआ है, बस मैंने नाम लिख दिया। कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सतलज, कुफरी सदाबहार, कुफरी पुखराज, कुफरी आनंद, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, ठीक है दोस्तों। सब में कुफरी लगा है, सिर्फ कुफरी का नाम सुनते ही आपको क्या लगा देना? आलू की किस्म है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारी क्रांति है वो है हमारी नीली क्रांति। तो नीली क्रांति के जनक किसको माना जाता है दोस्तों? ये नीली क्रांति के जनक जो है आपका अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी जी को माना जाता है। किसको? अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी जी को माना जाता है नीली क्रांति का, ठीक है। और जो है सातवीं जो पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 1985 से 1990 में ये शुरू की गई थी। नीली क्रांति कब शुरू की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1985 से 1990 के बीच में ये शुरू की गई थी, ठीक है। इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है आपका मछली पालन से, मत्स्य पालन से। मछली पालन या मत्स्य पालन, ठीक है। इसको एक्वाकल्चर भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर भी इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको एक्वाकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट देखिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहा कि कृषि उत्पादन में मछली निर्यात का 2.4%, ठीक है। तो अब देखिए कई लोगों को ये कन्फ्यूज होता है, कृषि अगर वर्ड आ गया है कृषि तो उसमें सिर्फ फसल ही आ सकती है, ठीक है। कृषि शब्द ही एक ऐसा शब्द माना गया है जिसके अंदर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, शहद पालन, मधुमक्खी पालन, कीट पालन और रेशम पालन और आपकी गेहूं की फसल, चावल की, ज्वार की, मक्का, सब कुछ, मूंगफली, गन्ना, ये सब कुछ कृषि का ही एक भाग है दोस्तों। इसको कृषि के अंतर्गत रखा गया है। कृषि के अंदर भी इसको सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर फसलों को स्पेशल ले लिया जाए तो हम उसको शस्य क्या कहते हैं? शस्य अध्ययन कह देते हैं, ठीक है। यानी कि कृषि के बारे में अध्ययन करना शस्य अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से अब हम अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो उसको हम एपीकल्चर कह देंगे, ठीक है। मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, तो ये थोड़ा सा उसके बाद सब डिवीजन आगे बढ़ता है, लेकिन ये एक तरह से पूरा कृषि का ही भाग है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो पूरी कृषि में जो मत्स्य पालन का हिस्सा है वो कितना है दोस्तों? 2.4%। क्लियर? अब प्रथम देश कौन है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो पहले पे मछली पालन में पहले देश चीन है, फिर भारत है, दूसरे नंबर पे अपना भारत देश है, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे अपना भारत देश है। चलिए अब अगर राज्यों की बात की जाए, राज्यों की अगर बात की जाए तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे गुजरात, ठीक है। ये आपके राज्यों का क्रम है, ठीक है। और लेकिन ये किस में है? ये खारे पानी यानी कि समुद्र में,
ठीक है। समुद्र में अगर मछली पालन किया जाए, मछली को पाला जाए, ठीक है, प्रजनन किया जाए, तो वो अगर खारे पानी में किया जाए तो उसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात का नंबर आता है। यदि मीठे पानी जैसे कि झीलें, तालाबें और पोखरियाँ, अगर इनकी बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कौन सा, इसमें भी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तो नंबर 1 नंबर 2 पे हैं, लेकिन नंबर 3 पे बिहार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पर बिहार आ जाता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 पे गुजरात है, जो कि समुद्री खारे पानी में पालन की बात कर रहे हैं के तौर पर है। और अगर बिहार मीठे पानी के तौर पर बोलें मछली पालन, तो वो है आपका 30 नंबर पर बिहार। बाकी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पहले और दूसरे पे बरकरार है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कहा गया है कि जो आपका केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान है, ठीक है, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान जो है आपका, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कोच्चि में है। कोच्चि आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, फरवरी 1947 में इसकी स्थापना की गई थी कोच्चि में दोस्तों। किसकी, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए गुलाबी क्रांति के पास आ गए हम। ठीक है, गुलाबी क्रांति पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से। ओके, गुलाबी क्रांति के जनक पूछे जाते हैं, तो गुलाबी क्रांति के जनक जो है आपके दुर्गेश पटेल जी हैं। कौन है, दुर्गेश पटेल। ठीक है, दुर्गेश पटेल को जो है आपका गुलाबी क्रांति के जनक माना जाता है। अब ये किससे संबंध है, इसका संबंध है दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से और प्याज से। किसका, झींगा मछली से और प्याज उत्पादन से। ये दोनों कभी कभी ऑप्शन में झींगा मछली नहीं आता, प्याज आ जाता है, कभी कभी प्याज नहीं आता तो झींगा मछली आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर झींगा मछली। तो आपका गुलाबी क्रांति जो है आपका झींगा मछली के उत्पादन से है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर एक ज़िला है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर नाम से ज़िला है। ठीक है, उसको हम झीला मछली की राजधानी कहते हैं, झींगा मछली की राजधानी कहते हैं। किसको, आंध्र प्रदेश के एक नेल्लोर ज़िले को हम झींगा मछली की राजधानी कहते हैं। इसका मतलब क्या, वहाँ पर सबसे अधिक क्या होगा दोस्तों, झींगा मछली पाई जाती है या उत्पादन की जाती है। ठीक है, अगर विश्व स्तर पर हम झींगा मछली के उत्पादन में की बात की जाए कि विश्व स्तर पर झींगा मछली में उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, देखिए विश्व स्तर पर झींगा मछली का उत्पादन पहला तो है भारत, दूसरा है चीन। ठीक है, विश्व स्तर पर अगर प्याज की बात की जाए दोस्तों, प्याज है यहाँ पर। ठीक है, प्याज के उत्पादन में की जाए तो चीन है और भारत है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, ऊपर नीचे है लेकिन ध्यान से आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम झींगा मछली की बात करें तो पहले भारत है फिर चीन है। यदि हम प्याज की बात करें तो पहले चीन है फिर भारत है, यानी कि प्याज सबसे अधिक चीन में पाई जाती है, मतलब उत्पादन होता है, और उसके बाद भारत में। यदि झींगा मछली की बात की जाए विश्व स्तर पर तो पहले भारत है पहले स्थान पर, फिर चीन है। अब आते हैं हम राज्यों पर। ठीक है दोस्तों, राज्यों पर अगर राज्यों का बात की जाए, राज्य स्तर पर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ मैंने, राज्य स्तर पर झींगा मछली का उत्पादन, राज्य स्तर पर झींगा मछली का उत्पादन, तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश बरकरार है। ठीक है, अगर राज्य स्तर पर हम प्याज का उत्पादन कर दें तो वो है आपका महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। क्लियर दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति पर आ गए हैं। इसके अंदर दो क्रांति जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझना। कहा जा रहा है कि भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति के जनक हैं हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी जो है भूरी क्रांति के जनक हैं, और इसका संबंध जो है आपका उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, किसका, भूरी क्रांति का। साथ में आ जाती है आपकी धूसर, या फिर ग्रे बोल लो या स्लेटी बोल लो। ठीक है, इनका एक ही नाम है ये। ठीक है, सॉरी, धूसर, ग्रे या स्लेटी क्रांति। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1964 में हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 1964 में हुई थी। अब देखिए धूसर, ग्रे या स्लेटी क्रांति का मतलब ये है कि उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, पहले ही एक क्रांति चल रही थी भूरी क्रांति। ठीक है, तो भूरी क्रांति का काम था सिर्फ उर्वरक उत्पादन में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब हमने हरित क्रांति हम लाए भारत में, तो हरित क्रांति लाने के लिए हमें उर्वरक की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, खेतों में हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ गई, तो अब हमें उर्वरक की वृद्धि की जरूरत पड़ गई। वृद्धि करने के लिए तो हम एक नई क्रांति ले गए, जिसको हमने धूसर, ग्रे या स्लेटी क्रांति बोल दिया। इसमें क्या कर दिया, जो है उर्वरक के उत्पादन में हमने वृद्धि, ये नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि से।
और स्लेटी या ग्रे जो नाम दिया है वो सीमेंट के तौर पे दिया है, ठीक है। इसको सीमेंट उत्पादन से भी जाना जाता है, सीमेंट के उत्पादन से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए उर्वरक के उत्पादन में देश, ठीक है। तो उर्वरक के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे देश वो है चीन है, अपना भारत दूसरे नंबर पे, फिर यूएसए है, ठीक है दोस्तों। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार पूछ लें कमेंट में करके, ठीक है। उर्वरक उत्पादन में देश का स्थान बताना, किस देश का स्थान सबसे पहले है। तो पहले चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है, ठीक है। यदि उर्वरक खपत प्रति हेक्टेयर में अगर बात की जाए, ठीक है, तो राज्यों में है आपका पुद्दुचेरी और उसके बाद तेलंगाना, पुद्दुचेरी और तेलंगाना। क्लियर दोस्तों। चलिए उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है, क्या रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये आपका कहाँ है, मैसूर में है। मैसूर कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर। KR से कर्नाटक शो करता हूँ मैं, ठीक है, कर्नाटक में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से देश का सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना, देश का सुपर फास्फेट, फास्फेट लिखा है दोस्तों इसमें, ये कन्फ्यूज नहीं होना, फास्फेट लिखा हुआ है। फास्फेट उर्वरक कारखाना आपका रानीपेट तमिलनाडु के अंदर, रानीपेट एक जगह है वहाँ पर तमिलनाडु में, 1906 में खोला गया था। ये कारखाना कब खोला गया था, रानीपेट के अंदर, जो कि रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, और 1906 में ओपन यानी कि खोला गया था। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना, केमिकल एवं फर्टिलाइज़र के नाम से अमोनिया, यहाँ अमोनिया का नाम लिया गया, अमोनिया उर्वरक कारखाना, ये आपका मैसूर में, मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है। क्लियर दोस्तों, मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है। और जो है इसका 1944 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय उर्वरक निगम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय उर्वरक निगम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1951 में, कब दोस्तों, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम, कौन सा, इसको हम इफ़को बोलते हैं, शॉर्ट में इफ़को, ठीक है, इफ़को बोलते हैं, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम, इफ़को, इसकी 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर दोस्तों, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता, और इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ कहाँ इसके केंद्र बनाए गए थे दोस्तों, एक कलोल एक जगह है गुजरात के अंदर, कलोल एक जगह है गुजरात के अंदर, बरेली उत्तर प्रदेश में, फूलपुर उत्तर प्रदेश का ही एक फूलपुर जो इलाहाबाद में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, फूलपुर इलाहाबाद के पास, ठीक है, ALD से मैंने इलाहाबाद शो किया है। चलिए तो नेक्स्ट 9 क्रांति नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये क्रांति हमारी है रजत क्रांति, ठीक है, क्या है, रजत क्रांति। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाना जाता है, ठीक है, श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन से, और ये रजत क्रांति, दोनों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें दोनों का योगदान वर्गीस कुरियन का ही रहा है, ठीक है। इसका संबंध जो है आपका अंडा उत्पादन से है दोस्तों, किससे है, रजत क्रांति का संबंध जो है आपका अंडा उत्पादन से है। अब प्रथम देश कौन है अंडा उत्पादन में, तो जाहिर सी बात है चीन है, ठीक है, चीन है आपका अंडा उत्पादन में प्रथम देश, उसके बाद है USA, और हमारा भारत जो है आपका तीसरे नंबर पर है, हमारा भारत जो है दोस्तों तीसरे नंबर पे है अंडा उत्पादन में, ठीक है। यदि राज्यों की बात कर लें, ठीक है, राज्यों की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे पर है, और तेलंगाना तीसरे पर है दोस्तों, ठीक है, तेलंगाना आपका जो है तीसरे नंबर पे है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर ऐसा ज़िला है जहाँ पर अंडा उत्पादन सबसे अधिक होता है, अंडा उत्पादन गोरखपुर के ज़िले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में अंडा उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने वो लाइन लिख भी दी है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि राजपुर एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजपुर, ठीक है, उसको अंडे की टोकरी या अंडे की कटोरी कहते हैं, अंडे की टोकरी या अंडे की कटोरी दोस्तों, राजपुर आंध्र प्रदेश में अंडे की कटोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर, ठीक है। अब आता है कि सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली कौन सी मुर्गी है, ठीक है, तो उसको हम सफ़ेद नस्ल की मुर्गी या फिर वाइट लेग हॉर्न कहते हैं दोस्तों, सफ़ेद नस्ल की मुर्गी या फिर वाइट लेग हॉर्न कहते हैं, जो अंडा उत्पादन में अच्छी मानी जाती है, अंडा उत्पादन में अच्छी मानी जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए सब नोट्स बना लें दोस्तों, ठीक है, कुछ भी ना छोड़ें। उसके बाद कहा गया दोस्तों
किस्में, ठीक है। तो कौन कौन सी किस्में हैं मुर्गी की वो आपको बतानी है, ठीक है। तो पहली तो है आपकी रोड आइलैंड रेड। कौन सी? रोड आइलैंड रेड पहली हो गई ये। प्लाय रॉक ये हो गई दूसरी। आसिल तीसरी। सिल्की चौथी। लीबोमो, ठीक है। और है आपकी बामडोट। बामडोट देखो यहाँ लिख के देता हूँ मैं, वाम डोट, ठीक है दोस्तों, बामडोट। उसके बाद है कोचीन। उसके बाद है कैरी ग्रेसी, ठीक है दोस्तों, कैरी ग्रेसी। देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कैरी ग्रेसी और मिनोरका। मिनोरका, कैरी ग्रेसी, कोचीन, बामडोट, लिबोमो, सिल्की, असील, प्लाय रॉक और रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड, ठीक है दोस्तों। ये आपकी मुर्गियों की किस्में हैं। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रांति पर। नेक्स्ट क्रांति हमारी कह रही है आलू की क्रांति। क्या कहा जा रहा है? आलू की क्रांति, सॉरी लाल क्रांति। आलू आ रहा दिमाग में। लाल क्रांति दोस्तों, लाल क्रांति का जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल क्रांति की शुरुआत की थी, तो उनका जनक इनको ही माना जाता है, ठीक है। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? टमाटर से या मांस से? टमाटर या फिर मांस, ठीक है। लाल क्रांति का जो संबंध है आपका टमाटर और मांस से माना जाता है, ठीक है। अब पहले टमाटर की बात कर लेते हैं, फिर मांस की भी साथ साथ दोनों की दोनों बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आप बिलीव रखिए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ जाइए कि आपने एकदम एक नंबर आपने पा लिया है, ये ध्यान रख लीजिए। प्रदेश में बताना है आपको टमाटर के उत्पादन में। देखिए मैंने यहाँ सब लिख दिया है। टमाटर के उत्पादन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रथम देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत। दूसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों चीन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए अगर प्रथम देश की बात करें हम तो वो है आपका भारत और चीन, ठीक है। किसमें? टमाटर के तौर पर, टमाटर उत्पादन के तौर पर, ठीक है। यदि हम प्रथम राज्य की बात करें हम, ठीक है, सॉरी हाँ, अगर प्रथम राज्य की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश टमाटर के लिए, ठीक है। टमाटर के ही तौर पर अगर हम राज्य की बात करें, अभी हमने देश की बात करी थी, ये जो ऊपर दिया हुआ ये देश के लिए है, ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका देशों के लिए है। ये देखिए प्रथम देश भारत और चीन, ठीक है दोस्तों, ये है प्रथम देश। अगर प्रथम राज्य की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। ये किस तौर पर है दोस्तों? ये है आपका टमाटर उत्पादन के तौर पर। क्लियर? अब आते हैं हम मांस के उत्पादन पे। अगर हम मांस के उत्पादन में देश को देखें कि देश में कौन सा स्थान है, तो अर्जेंटीना सबसे नंबर 1 पे है। यदि प्रथम राज्य देखा जाए तो वो है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मांस उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है। मांस उत्पादन जो है गुजरात में सबसे अधिक होता है। और अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहाँ पर मांस का उत्पादन और निर्यात सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि मांस उद्योग या बूचड़ खाने, ठीक है। बूचड़ खाने तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इसको बूचड़ खाने के नाम से जाना जाता है। उद्योग या धंधा या कारखाना बोल देते हैं, ठीक है। मांस उद्योग सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? सबसे आगे अगर बूचड़ खाने में या मांस उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सबसे आगे कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पहला हिंद एग्रो यानी कि IMMP मांस उद्योग यानी कि पहला हिंद, ठीक है, पहला हिंद एग्रो मांस उद्योग जो है आपका अलीगढ़ 1996 में खोला गया था, ठीक है। पहला हिंद एग्रो IMMP मांस उद्योग आपका अलीगढ़ में 1966 में खोला गया था दोस्तों। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र आपका हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। चलिए अब टमाटर की किस्म की बात करें। टमाटर की किस्म की बात तो आपको देखो ध्यान से देखना, पूसा सदाबहार, स्वर्ण, इसमें ज़्यादातर क्या लगाना दोस्तों? स्वर्ण, ठीक है। पूसा का एक ही इसके अंदर नाम आया पूसा सदाबहार, बाकी सब स्वर्ण है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण शंकर, स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण संपदा, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे नाम हैं किसके? ये सारे के सारे नाम हैं टमाटर की किस्म। स्वर्ण वैभव, स्वर्ण शंकर, स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण नवीन, स्वर्ण लामिना, ठीक है, लालिमा। क्लियर दोस्तों? स्वर्ण है इसमें, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा टमाटर की किस्मों के नाम, ठीक है।
चले अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्रांति 11, क्रांति नंबर 11 जो है हमारी काली क्रांति। तो काली क्रांति का जो है संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम बोल दें, खनिज तेल बोल दें या कोयला बोल दें दोस्तों, ठीक है, कोयला बोल दें, पेट्रोलियम बोल दें या खनिज तेल बोल दें, काली क्रांति का संबंध है माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपको पता है कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों? सबसे पहले डिगबोई में खोली गई थी, ठीक है। डिगबोई कहाँ पड़ता है आपका? डिगबोई आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? असम के अंदर पड़ता है। उसके बाद अंकलेश्वर जो कि गुजरात में, फिर मुंबई हाई, ठीक है। ये आपकी सबसे पुरानी जो है ऑयल रिफाइनरी है। क्लियर दोस्तों। नंबर 1 पे है डिगबोई जो कि आसाम में है, अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, और मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र में है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कोयला उत्पादन में पहला राज्य किसका है, ठीक है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, अभी नई रिपोर्ट नहीं आई है फिर से। तो कोयला उत्पादन में पहला राज्य जो कि है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये 3 राज्य हैं, हमेशा तीनों रहेंगे, ठीक है। या तो छत्तीसगढ़ आगे रहेगा, झारखंड आगे रहेगा, या झारखंड आगे रहेगा या छत्तीसगढ़ आगे रहेगा, यही इनका चलता रहता है रोल, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ है नंबर 1 पे, झारखंड है दूसरा, उड़ीसा है तीसरा, ठीक है। ये है आपका खनन में यानी कि उत्पादन में, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, ठीक है। और भारत में कोयला खनन जो है 1774 से चालू है दोस्तों। ध्यान से देखिए, भारत में कोयला का खनन जो है 1774, कब दोस्तों? 1774 में शुरू हुआ था। और कहाँ शुरू हुआ था? रानीगंज। ये रानीगंज कहाँ पड़ता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर रानीगंज कोल फील्ड के नाम से ये कारखाना आपका चालू हुआ था, खनन चालू हुआ था। किसका? कोयले का खनन 1774 में रानीगंज कोल फील्ड के नाम से पश्चिम बंगाल में ये खनन शुरू हुआ था। क्लियर दोस्तों? चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है कि कोयला भंडारण में एक होता है कोयला के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में स्थान, एक भंडारण में यानी कि इकट्ठा करने में। तो इकट्ठा करने में झारखंड आगे है, उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ठीक है दोस्तों। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्लियर दोस्तों? क्लियर। चलिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है भंडारण में 8वां स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां आता है। क्लियर दोस्तों? उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां आता है। ओके, उत्तर प्रदेश में कोयला खनन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में कोयला खनन आपका सिंगरौली कहाँ पड़ता है? आपका सोनभद्र के अंदर पड़ता है दोस्तों, और मिर्ज़ापुर, ये 2 हैं ज़िले जहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोयला खनन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कोयला का उद्योग, जो कोयला का उपयोग होता है ना दोस्तों, कोयला का उपयोग, वो आपका ओबरा तप्त विद्युत, ये एक नाम है, ओबरा के नाम से लिखा गया है। एक बिजली के लिए एक संयंत्र बनाया गया, एक गृह बनाया गया, यानी कि ओबरा तप्त विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र विद्युत उत्पादन में किया जाता है। किसका? उत्तर प्रदेश का जो कोयला है, सारा का सारा कोयला दोस्तों कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत उत्पादन में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और विद्युत उत्पादन कहाँ लगा हुआ दोस्तों? एक ओबरा तप्त विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र, ठीक है। इन दोनों जगह पर क्या इनका इस्तेमाल होता है कोयले का। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? चलिए, उत्तर प्रदेश में एक तेल शोधक कारखाना है, वो आपका मथुरा में है। कहाँ पर है दोस्तों? मथुरा में है आपका तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ पर है? मथुरा के अंदर। क्लियर। चलिए, अब आपकी कुछ ये 10-11 जो है आपकी इम्पोर्टेंट, सारी की सारी इम्पोर्टेंट क्रांति हो चुकी हैं। अब छोटे छोटे रह गए हैं, ठीक है, जो कि बस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से आपके शुरू होते हैं बादामी क्रांति। पहला लिखा हुआ है आपका बादामी क्रांति, यहाँ पर 12वें नंबर पर लिखा हुआ है बादामी क्रांति, ठीक है। तो बादामी क्रांति का संबंध जो है आपका मसाला उत्पादन से। किससे दोस्तों? मसाला उत्पादन में, ठीक है। अब अगर मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य देखा जाए तो केरल है। केरल सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन में है, ठीक है, आगे है। और मसाला उत्पादन में अगर देश की बात की जाए तो वो भी अपना भारत देश है, ठीक है, केरल और भारत देश। क्लियर दोस्तों? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट क्या कहा गया दोस्तों?
सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट कहा गया है सुनहरी क्रांति। इसका संबंध है आपका फल उत्पादन से, फल के उत्पादन में है इसका संबंध है सुनहरी क्रांति का, फल में उत्पादन से। ठीक है, अगर फल उत्पादन में प्रथम राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश है, देखिए अगर फल उत्पादन में प्रथम राज्य पूछे तो पहले है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अगर फल उत्पादन में प्रथम देश पूछे, फल उत्पादन में प्रथम देश पूछे तो पहले चीन है, फिर भारत है, दूसरे नंबर पे भारत है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? भारत है, हमारा भारत देश है। ठीक है, चलिए उसके बाद कहा गया कि भारत विश्व में अगर इंडिविजुअल देखा जाए दोस्तों, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल अगर अलग तौर पे देखा जाए एक, तो भारत विश्व में आम, पहला आम, फिर केला, फिर चीकू और नींबू, इनके उत्पादन में नंबर 1 पे है। इनके उत्पादन में दोस्तों नंबर 1 पर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर है, नंबर 1 पर है। किसमें? आम, केला, चीकू और नींबू के उत्पादन में। क्लियर दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्रांति की तरफ, जो कि हमारी है स्वर्ण क्रांति। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्वर्ण क्रांति। ओके, स्वर्ण क्रांति है हमारी। नेक्स्ट कहा गया है कि इसके जनक कौन है? इसके जनक हम माने जाते हैं निरपक्ष तो तेज। ठीक है दोस्तों, किसके? स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। और स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फल से, शहद से, बागवानी। ठीक है, अगर बागवानी कर रहे हैं तो स्पेशली किस चीज़ के लिए? सेब के लिए। ठीक है, अगर बागवानी अगर ऑप्शन में आ जाए और बोला जाए कि किसके लिए बागवानी, जो स्वर्ण क्रांति है बागवानी का संबंध किससे है, तो सेब से है दोस्तों। ठीक है, सेब से। तो शहद के बारे में देख लीजिए, फल तो हम ऊपर देख चुके हैं। शहद के बारे में, शहद उत्पादन में प्रथम देश इथोपिया है दोस्तों। कौन सा देश है? इथोपिया देश है, अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का देश है इथोपिया। ठीक है, शहद के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, शहद के उत्पादन पे नंबर 1 का है। और भारत का स्थान जो है 8वें नंबर पे आता है। भारत का स्थान जो है आपका 8वें नंबर पे आता है शहद उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, शहद उत्पादन में भारत का नंबर 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, क्लियर। शहद उत्पादन में प्रथम राज्य, अगर राज्य की बात की जाए तो बिहार आपका प्रथम राज्य है, जहाँ पर शहद सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ? बिहार में किया जाता है। ठीक है, भारत में अगर किसी राज्य का नाम लिया जाए तो बिहार का आता है नाम। अब सेब के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सेब उत्पादन में प्रथम देश, तो सेब के उत्पादन में प्रथम देश जो है आपका चीन है। ठीक है, चीन है। यदि राज्य की बात की जाए दोस्तों, राज्य की बात, तो सेब उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे है आपका हिमाचल प्रदेश। क्लियर दोस्तों। चले नेक्स्ट क्रांति की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्रांति हमारा कह रहा है हरित सोना। हरित क्रांति नहीं है, हरित सोना है। ठीक है, हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति किसको कहा जाता है? इसको प्रोत्साहन किसने दिया था दोस्तों? राधा मोहन सिंह, जो कृषि मंत्री थे, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, उन्होंने हरित सोना क्रांति को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? इस क्रांति का संबंध जो है बांस उत्पादन से है। बांस तो आप जानते होंगे, गांव में आपने देखे होंगे, बांस उत्पादन से हरित सोना क्रांति का संबंध है। ठीक है, बांस उत्पादन में अगर प्रथम देश की बात की जाए तो प्रथम देश है आपका चीन और दूसरे नंबर पर है अपना भारत। क्लियर दोस्तों। अगर बांस में उत्पादन में राज्य पूछा जाए तो पहला राज्य है आपका असम का। असम का नाम आता है अगर बांस के उत्पादन में किया जाए तो असम का सबसे पहले नाम आता है दोस्तों। ठीक है, और असम के अंदर कम से कम नहीं तो 7 से 8 ज़िले का नाम आता है असम के अंदर। ठीक है, बांस के उत्पादन में। क्लियर। अगर उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बैम्बू, ठीक है, इंग्लिश में हम बांस को बैम्बू बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के तहत मीठे बांस की खेती होती है। मीठे बांस की खेती होती है। बांस को हमने ऐसे ही मीठा नाम लगा दिया। इसका कहने का मतलब है बांस काफ़ी अच्छा एक वृक्ष होता है। ठीक है, वो काफ़ी जो है घर निर्माण में काफ़ी काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के तहत मीठे बांस की खेती की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चले नेक्स्ट क्रांति की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्रांति हमारी कह रही है मूक क्रांति। मूक क्रांति। इसका संबंध जो है मोटे अनाज से है दोस्तों। मोटे अनाज तो आप जानते होंगे। मोटे अनाज किसे कहते हैं? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, चीनी हो गया, इनको बोलते हैं मोटे अनाज। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे जो डाउट होंगे आपके मैं वो क्लियर कर दूंगा। आपको क्वेश्चन डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोटे अनाज किसे कहेंगे दोस्तों? बाजरा, ज्वार,
जो और चीनी, ठीक है। इस तरह के जो मोटे अनाज, जो मोटे दाने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अगर भारत कौन से स्थान पर दोस्तों? प्रथम स्थान पर है। किसमें? मोटे अनाज के उत्पादन में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति। अब है यहाँ पर ग्रीन गोल्ड, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति है, इसका संबंध है आपका चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? चाय के उत्पादन से है। किससे है दोस्तों? चाय के उत्पादन से, ठीक है दोस्तों। चाय के उत्पादन से आपका ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध। और चाय के उत्पादन में अगर प्रथम देश की बात की जाए, तो वो चीन है। फिर दूसरे नंबर पे अपना भारत है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, देश है, सॉरी। और राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य में सबसे अधिक आसाम है। आसाम में नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों, ठीक है। कुछ श्रेणियाँ पड़ती हैं वहाँ पे आसाम की, ठीक है। पश्चिम बंगाल है दूसरे नंबर पर, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आप छोड़ दीजिए, आसाम देख लीजिए दोस्तों। आसाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के उत्पादन में आसाम पहले नंबर पे है और पश्चिम बंगाल है दूसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। अगर चाय के उत्पादन में देश पूछे कि प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है और दूसरा अपना भारत है, ठीक है। दूसरा अपना भारत है। यदि राज्य पूछे तो आसाम पहला है और पश्चिम बंगाल दूसरा है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर हमारी सारी की सारी क्रांति कंप्लीट होती हैं और बेस्ट जो नोट्स थे मैंने आपको ये सारे के सारे करा दिए हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। नए दोस्तों हमारे सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आने वाली है। और इसके बाद जो है हमारे क्वेश्चन सीरीज हमारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसलिए मैंने पहले आपको पूरे के पूरे टॉपिक कराए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कराएं और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे और आपका जो है 1 नंबर एकदम पक्का करा देंगे क्रांति से। 1 से 2 नंबर आते हैं तो क्रांति से 1 नंबर 2 नंबर पक्के हुए, समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में।